सच क्या है? ईरान से पुरानी दोस्ती काम आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुल गया, या फिजूल का उत्साह है? कोई अच्छी खबर नहीं आई है। अब क्या बोले हैं एमईए के प्रवक्ता? कंफ्यूजन है क्यों और कितनी लंबी है लाइनें जो देश के कई हिस्सों में गैस गोदामों के बाहर लगी है? रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ट्रेन में खाना नहीं मिल रहा है, किचन वाले कहते हैं हम इंडक्शन पर कितना ही खाना बना पाएंगे, और इन सब के बीच आंकड़ों के साथ तैयार बैठे हैं मंत्रालय। किन तैयारियों और निदानों का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो? संसद में गैस से पैदा हुआ वैक्यूम पहुंचा तो नजर क्या आया, सब जानेंगे। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर पहली बार बैठे तो क्या बोले, और कल ही रात गोली से बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पे अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। आज सुबह से ऐसी खबरें आई कि ईरान ने भारत आने वाले तेल के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच 10 मार्च को बातचीत हुई थी। कहा गया है कि इसी बातचीत की वजह से ईरान ने भारत के तेल के टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये खबर सूत्रों के हवाले से चलाई गई थी, लेकिन दोपहर होते होते ये साफ हो गया कि ईरान ने भारत को ऐसी कोई छूट नहीं दी है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि नहीं की गई, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। पुष्टि हो तो कहेंगे कि ईरान ने छूट दी है। एमईए के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ 3 बार बातचीत की है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपनी पिछली बातचीत में उन्होंने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग के मुद्दे पे चर्चा की। इसके अलावा मेरे लिए इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर में कहा गया कि भारत आने वाले 2 तेल टैंकर्स को ईरान ने रास्ता दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने इस खबर को शेयर भी किया। इसके बाद सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई कि ईरान ने भारत के सारे तेल टैंकर्स को रास्ता दे दिया है। सारे वाले की तो पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम अपुष्ट जानकारियों के बीच इतना जरूर है कि कच्चे तेल से भरे 2 ऑयल टैंकर मुंबई के पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इनमें से एक जहाज ओडिशा की तरफ बढ़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर्स कल 11 मार्च को ही मुंबई पोर्ट पहुंच चुके। एक पर लाइबेरिया और एक पर भारत का झंडा लगा हुआ था। ये जहाज ईरान के पानी के रास्ते से होकर आए हुए हैं। The External Affairs Minister had made a suo motu statement in the Parliament on 9th March, and there he had conveyed that Iran had requested permission on 20th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded, the permission was accorded on 1st March. Iris Lavan docked on 4th March in Kochi. The crew, as you know, is currently in Indian naval facilities there. We will keep you updated on further developments in this regard. तेल पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले जो गैस को लेकर देश में मारामारी मची हुई है उस पर एक नज़र डालते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है। सभी रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। ये कहना है देश के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का। देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच लोकसभा के पटल से हरदीप पुरी बोले, पिछले 5 दिनों में रिफाइनरियों को दिए गए निर्देशों के बाद एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure, which would enable
हरदीप सिंह पुरी ने कच्चे तेल की खरीद पर भी बात रखी। बोले कि बाहर से कच्चे तेल की सोर्सिंग लगभग 70% तक बढ़ गई है, जबकि संघर्ष शुरू होने से पहले करीब 55% थी। भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। सरकार लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील कर रही है। गैस सिलेंडर की एजेंसियां कह रही हैं किल्लत नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से आ रही तस्वीरें चिंताजनक हैं। दिन बीतने के साथ ही गैस सिलेंडर बुक कराने की लंबी लाइनें लग रही हैं। डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही, ऐसे आरोप भी हैं। देश के बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट ने गैस की कमी के चलते अपनी रसोइयों को टेम्पररी बंद कर दिया है, क्योंकि कमर्शियल वाले सिलेंडर बंद हैं। गैस गोदामों के बाहर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो बुकिंग नहीं हो रही, फिर मुश्किल से बुकिंग हो रही है, तो गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। इतनी मशक्कत के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक अदद गैस सिलेंडर नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल हमारे दफ्तर के पीछे नोएडा सेक्टर 18 में भी दिखा। गैस सिलेंडर न मिलने से परेशान लोगों ने सड़क पे जाम लगाया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। गैस के लिए आए हैं तो यहाँ पे जो है धक्का मार करके पब्लिक को बाहर किया जा रहा था। एजेंसी के अंदर नहीं, एजेंसी के बाहर जा करके जो है नंबर लगाना पड़ेगा, वहाँ लाइन का। और मेरा गैस कार्ड मेरे पास है, नंबर मेरे पास है, एजेंसी मालिक के पास होगा या एजेंसी स्टाफ के पास होगा मेरा उपभोक्ता संख्या। और मेरा उपभोक्ता संख्या पर गैस ऑलरेडी बुक हो चुका है। 26/2 को मेरा गैस जो है डिलीवर भी हो गया और हमको मालूम ही नहीं चला कि कहाँ से जो डिलीवर हुआ, किसके पास डिलीवर हुआ। इस संकट की मार ट्रेन यात्रियों पर भी पड़ रही है। रेलवे स्टेशनों पर ऑपरेट होने वाले किचन और फूड प्लाजा पे खाना पकाने में दिक्कत आ रही है। चाहे चंदौली का दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन हो या लखनऊ का चारबाग, सभी जगह कुछ दिनों का ही गैस स्टॉक बचा हुआ है। खबरें बता रही हैं कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के किचन में खाने की सप्लाई में एक तिहाई ही रह गई है, 2/3 की कमी हो गई है। निपटने के लिए आईआरसीटीसी ने माइक्रोवेव और इंडक्शन चूल्हे पर खाना पकाने की व्यवस्था करने को कहा है, लेकिन किचन वालों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में माइक्रोवेव और इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाना मुश्किल होगा। कितने लोग खाना बनाते हो? खाना तो हमारा यहाँ 300 से 400 लोगों का खाना बनता है। इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा या माइक्रोवेव से संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं बन सकता है। उसमें हमारे सेल पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है और हम कोई आला कार्ड नहीं चला रहे हैं। हम तो बस इतना रख रहे हैं कि पैसेंजर आ रहे हैं, उन्हें हम एक भोजन कुछ प्रोवाइड करा दें, कुछ खाना प्रोवाइड कर दें। उसी हिसाब से हम पिछले 3 से 4 दिन से इस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। वो भी आज हमारा लास्ट है। इसके बाद भी हमें बहुत टफ, अभी भी मेरी एजेंसियों में बात चल रही है। तो मेरा सरकार से, मंत्रालय से, आईआरसीटीसी, रेलवे से यही निवेदन है कि जिस तरीके से एक हॉस्पिटल इमरजेंसी है, एक डिफेंस में इमरजेंसी है, उसी तरीके से एक रेलवे भी एक अहम पार्ट है। तो इस पर भी एक पॉलिसी बनाकर और रेलवे को भी कुछ सिलेंडर प्रोवाइड एक रखना चाहिए कि कुछ सिलेंडर उनको एक फिक्स कर दें कि भाई 2 से 4 सिलेंडर उनको फिक्स करना चाहिए। सिलेंडर का विकल्प बने इंडक्शन के दाम भी बढ़ गए हैं। कई इलाकों में अब इंडक्शन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अमेज़ॉन इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि पिछले 2 दिन में इंडक्शन चूल्हों की बिक्री 30 गुना बढ़ गई है। वहीं चावल पकाने वाले कुकर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की बिक्री भी 4 गुना तक बढ़ गई है। इन सब दिक्कतों के बीच खबरें गैस सिलेंडर की जमाखोरी की भी हैं। यूपी की औरैया में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के घर पर 29 सिलेंडर मिले, साथ में 176 लीटर तेजाबी केमिकल की बोतलें भी पाई गईं। पुलिस ने इन सब को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 12 मार्च 2026 को गोपनीय सूचना पर दर्शन गैस एजेंसी दिव्यापुर औरैया के यहाँ काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम जैतापुर कोतवाली औरैया के घर के अंदर से घरेलू गैस सिलेंडर के भंडारण करके जो रखा गया था, एसएचओ कोतवाली औरैया, डीएसओ औरैया, सीओ क्षेत्राधिकारी नगर तथा तहसीलदार सदर औरैया की संयुक्त कार्रवाई में 10 भरे 19 गैस सिलेंडर, कुल टोटल 29 गैस सिलेंडर, 76 लीटर तेजाब की कुल 76 बोतलें बरामद हुई हैं। मौके पे अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग एलपीजी को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर तेल पर संकट आ गया तो क्या होगा। और ये संकट भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान में तो पहले से ही लॉकडाउन जैसे हालात हैं। तेल का संकट पूरी दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तेल के दाम और बढ़ेंगे और तब प्रेस के सामने शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे।
और अब इसीलिए आगे आई है इंटरनल एनर्जी एजेंसी IEA। इन्होंने बताया है कि उसके सदस्य देश 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेंगे। IEA है क्या, पहले ये समझते हैं। IEA की स्थापना 1974 में हुई थी। इसमें अमेरिका, UK, जर्मनी, कनाडा जैसे कुल 32 देश हैं। सबके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। IEA एक ग्लोबल एडवाइज़र के तौर पर काम करती है। इसका मकसद क्या है? सुरक्षित, सस्टेनेबल और सस्ती एनर्जी दुनिया भर के देशों में पहुंचती रहे। इसके लिए IEA ऑथेंटिक डेटा एनालिसिस और पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है। IEA की वेबसाइट के मुताबिक इसके सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर 1.2 अरब बैरल से अधिक इमरजेंसी तेल भंडार मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग देशों में वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास लगभग 60 करोड़ बैरल अतिरिक्त भंडार भी रखा हुआ है। IEA के इतिहास में ये 6वीं बार हो रहा है कि तेल जो है वो रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले 1991, 2005, 2011 और 2022 में तेल रिलीज किया गया था। 2022 में तो रूस यूक्रेन युद्ध का मौका था, तब IEA सदस्यों ने तेल दिया था। तब 182 मिलियन बैरल तेल रिलीज किया गया था। यानी इस बार दुगने से भी ज्यादा तेल रिलीज किया जाने वाला है। मिडिल ईस्ट जो हमारे लिए वेस्ट एशिया है, वहां युद्ध के 13 दिन हो चुके हैं। वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल और गैस लोड किए हुए जो जहाज हैं वो खड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि इराक के पास से एक शिप ने निकलने की कोशिश की। इस पर अधिकार अमेरिका का था और झंडा मार्शल द्वीप का। ईरान ने हमला कर दिया। इसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई। तो आप हालात समझ लीजिए कि जिस रास्ते दुनिया का 20% तेल गुजरता था वो बंद है। बंद हुए करीब 2 हफ्ते होने को हैं। IEA ने खुद बताया है कि साल 2025 में औसतन 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और तेल उत्पाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता था, लेकिन अब ये रास्ता ही बंद है। नतीजा क्या हुआ? तेल के दाम इस हफ्ते $120 प्रति बैरल तक जा पहुंचे थे, नीचे आए और तब भी $100 प्रति बैरल के आसपास ही बने रहे। हालांकि इन प्रयासों से तेल के दामों में कमी नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, इसको लेकर टेबल पर तो कोई बातचीत अब तक नहीं हुई है। बम और मिसाइल की धमकियां अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही हैं और ईरान के तरफ से भी। ऐसे में IEA की बैठक हुई जिसमें युद्ध और दुनिया भर में तेल सप्लाई के हालात पे चर्चा हुई। इसके बाद यह तय हुआ कि IEA के सदस्य देश करीब 40 करोड़ बैरल तेल देंगे। IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा कि आज तेल का जो बाजार है वो चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए यह अच्छी बात है कि IEA के सदस्य देशों ने मिलकर एक कदम उठाया है। तेल बाजार वैश्विक है, इसलिए ऐसी बड़ी बाधाओं का जवाब भी वैश्विक होना चाहिए। IEA की सदारत में जो 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज किया जा रहा है उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस ने US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के हवाले से लिखा है कि अमेरिका कुल 172 मिलियन बैरल तेल देगा, यानी 17.2 करोड़ बैरल तेल। IEA देश तेल का भंडार खोलने के लिए राजी हो गए हैं। क्या ये इस बात का संकेत है कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जल्द रुकने नहीं वाला है? आप फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर रोलैंड लेस्क्योर उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत साफ मैसेज भेजना होगा। अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत नहीं खोल पाए तो हम तेल के दूसरे विकल्प से भरपाई करने की कोशिश करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में नील एटकिंसन उनको कोट किया है। नील IEA के ऑयल डिवीजन के हेड रह चुके हैं और वॉशिंगटन में नेशनल सेंटर फॉर एनर्जी एनालिटिक्स के विजिटिंग फेलो हैं। उन्होंने कहा कि 9 मार्च के बाद से यह संभावना खत्म हो गई है कि तेल के जहाज जल्द ही स्ट्रेट से गुजरना शुरू कर सकते हैं। एटकिंसन ने कहा कि आम राय बहुत साफ है कि ये जल्द खत्म नहीं होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि युद्ध अभी रुकने नहीं वाला है? संकेत अभी तक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये भी मान लिया जाए कि दुनिया के समझदार देश युद्ध रोकने का प्रयास भी नहीं करेंगे? इनमें IEA के सदस्य देश भी शामिल हैं। क्या अमेरिका और ईरान पर दबाव नहीं डाला जाएगा? ऐसा भी कहना जल्दबाजी होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं। दुनिया भर के तेल के संकट से पार पाने के लिए क्या IEA ने जो तेल रिलीज किया है वो काफ़ी है? जवाब है नहीं। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो तेल IEA ने रिलीज किया है वो तेल के
ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 4 दिन उसकी भरपाई कर सकता है, और अगर गल्फ के रास्ते आने वाले तेल की भरपाई करने की कोशिश करेंगे इसी तेल से, आईईए वाले तेल से, तो भी सिर्फ 16 दिन की ही आपूर्ति बन पाती है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि 400 मिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली लगभग सप्लाई का सिर्फ 20 दिन उसकी ही भरपाई कर सकता है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फर्म कैपिटल इकोनॉमिक्स ने एक एनालिसिस में ये कहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को रिलीज करने से युद्ध की वजह से जो तेल की सप्लाई में कमी हुई है उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब लड़ाई जल्द खत्म हो। सबसे साधारण सिनेरियो में अगर ऑयल फ्लो को नॉर्मल होने में 1 महीना लगता है तो लगभग 350 मिलियन बैरल ऑयल सप्लाई का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ईरान युद्ध हर दिन 10 मिलियन बैरल से ज्यादा सप्लाई को काट रहा है, कम कर रहा है। यानी ईरान का युद्ध रुकना सिर्फ ईरान और पश्चिम एशियाई देशों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि ये युद्ध रोका जाए। अब तक इस पूरी चर्चा के दौरान हमने भारत का जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ने आईईए की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। भारत ने अपने तेल रिजर्व खोलने से मना कर दिया है। ये खबर 9 मार्च को ही आ गई थी। सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि भारत ने आईईए की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला, तेल इंपोर्ट करने वाला और इस्तेमाल करने वाला देश है। हमारे पास जमीन के नीचे 5.33 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन अभी ये 80% भरे हुए हैं। आइए पहले अभी के हालात को समझते हैं। भारत के पास 25 दिनों का कच्चा तेल है। स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व के अलावा पेट्रोल और डीजल का स्टॉक 25 दिनों तक और चल सकता है। हमारे देश में 3 जगहों पे रिजर्वायर हैं। इन्हें स्टोरेज केव्स, गुफाएं वो भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मंगलुरु और तमिलनाडु के पादुर में। ये जमीन के नीचे क्रूड ऑयल स्टोरेज की सीक्रेट गुफाएं हैं। इन गुफाओं को मिलाकर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल ये इतना मौजूद है। करीब 40 मिलियन बैरल ये जो है वो रखा जा सकता है, जो देश की लगभग 10 दिनों की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। तेल और गैस से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी सुर्खियों की ओर चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद ओम बिड़ला स्पीकर की कुर्सी पे वापस आ गए। लोकसभा में आज उन्होंने अपनी बात रखी, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दिया। ओम बिड़ला पर विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकने का आरोप लगा था, जिस पर वो बोले कि आसन के पास कभी भी किसी का माइक ऑन करने या ऑफ करने का बटन नहीं होता है। फरवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बजट सत्र में पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण नहीं हुआ था। सदन में पीएम के भाषण से पहले हंगामे की स्थिति बन गई थी। ओम बिड़ला ने कहा था कि पीएम मोदी उनकी रिक्वेस्ट पर ही सदन में नहीं आए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी 2 बड़ी खबरें बीते 24 घंटों में सामने आई हैं। कल यानी 11 मार्च को एक समारोह पर उन पे हमला हुआ, और आज यानी 12 मार्च को एक अलग मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम से जुड़ा हुआ है। हमले की बात पहले करते हैं। पुलिस के मुताबिक हमला कमल सिंह जामवाल ने किया। जम्मू के पुरानी मंडी इलाके के रहने वाले हैं वो। कमल के मुताबिक वो पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने के मौके तलाश रहा था। वो व्यक्ति, उसने किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गोली चलाई थी। कमल सिंह जामवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। प्रशासन ने उसके घर को सील भी कर दिया है। अब इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। बोले कि वो हमला करने वाले को नहीं जानते हैं, उसका इरादा क्या था ये पता नहीं है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।